सो क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए लेट्स गो टू द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री विच आई कॉल्ड एज ए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो लेट्स गेट बैक टू द हिस्ट्री, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो हम लोग जाते हैं एंड थोड़ा ट्रांजैक्शन सिस्टम समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शन सिस्टम पहले होता क्या था। सबसे पहले क्या होता था कि बार्टर सिस्टम था, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि राम और रहीम का एग्जांपल हम लोग लेते हैं एंड राम एंड रहीम को लेके पूरा क्रिप्टो करेंसी में आप लोगों को समझाऊंगा। राम, सपोज अगर राम के पास व्हीट का अगर एक बोरा था, अगर एक बैग था एंड वो एक्सचेंज करना था किसी चप्पल के साथ, तो क्या होता था तब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता था। मतलब राम ने रहीम को एक व्हीट का बैग दिया एंड रहीम ने उसके बदले एक चप्पल दिया। तो इस ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अगर रहीम के पास तो एक बैग का व्हीट का बैग का बोरा तो था, बैग तो था, लेकिन रहीम के पास जो चप्पल है वो ज़रूरत नहीं है। मतलब राम को चप्पल का ज़रूरत ही नहीं है, तो इन दैट केस राम किसके पास जाएगा? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड था। दैट मीन्स कि एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को गोल्ड के स्टैंडर्ड से, गोल्ड के प्राइस के साथ इंटरकनेक्टेड कर दिया गया था। दैट मीन्स अब क्या होने वाला था कि अगर किसी को व्हीट का ज़रूरत है तो वो व्हीट ले लेगा एंड उसके बदले उसको गोल्ड दे देगा। समझ रहे हो मेरे बात? तो इसमें भी फिर एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आया कि लेट सपोज ये तो छोटे ट्रांजैक्शन के लिए ये तो सही है, लेकिन जब बड़ा कोई ट्रेड होगा, लेट सपोज कि हजारों करोड़ों अरबों रुपीस या अरबों व्हीट्स के ऊपर जब ट्रांजैक्शन होगा या गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ट्रांजैक्शन होगा, तो ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स ले जाने के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेट सपोज इंटर जियोग्राफिकल अगर कोई ट्रेड होता है, सबसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का ट्रेड होता है, तो इतना गोल्ड पाकिस्तान लेके जाना इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर एक प्रॉब्लम आ गई। तो इस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये था करेंसी नोट्स बेस्ड ऑन गोल्ड वैल्यूज। तो करेंसी नोट्स इशू किया गया गोल्ड अकॉर्डिंग टू गोल्ड वैल्यूज। तो आप क्या कर सकते हैं? राम किसी के साथ ट्रेड करना चाहता है तो वो करेंसी देके अपना ट्रेड कर सकता है। तो करेंसी यहाँ पर आ गया, राइट। फिर एक प्रॉब्लम आ गया। अब आप लोग सोचे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। फिर एक प्रॉब्लम आ गया कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो क्या हुआ कि हर एक कंट्री चाहता था कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लो हो, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश हो, क्योंकि उसको जो वार कॉस्ट था उसको निपटाना था, उसको फुलफिल करना था। तो उस एग्रीमेंट का नाम हुआ एग्रीमेंट 1940 टू अर्ली 1970s में। फिर एक एग्रीमेंट हुआ करेंसी के साथ यूएस डॉलर का लिंक हो गया और यूएस डॉलर का लिंक गोल्ड वैल्यू के साथ हो गया। फिर इसके बाद फिर एक ट्रांजैक्शन सिस्टम आया जो कि फिएट मनी हम लोग बोलते हैं। जो करंट सिचुएशन पे जो हम लोग है उसको फिएट मनी ट्रांजैक्शन सिस्टम बोलता है। अब ये क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ऑटोनोमस है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास ये कंट्रोल है। जैसे हम लोग क्या है, गवर्नमेंट के पास ये कंट्रोल है, राइट। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो अपने पास अपना कंट्रोल रख सकता है कैश फ्लो का, जो करेंसी का। एंड अगर गवर्नमेंट चाहिए तो अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकते। जैसे अभी क्या कर रही है इंडिया, यूएसए बहुत सारा करेंसी प्रिंट कर रहा है। करेंसी प्रिंट करने के जो इफेक्ट पड़ रहा है वो ये है कि सप्लाई जो कैश का है वो ज़्यादा बढ़ रहा है एंड कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। जिस हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है जिसके कारण कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, राइट। लेकिन इस पे हम लोगों को बीच में पिसा जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों का जो करेंसी है उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट के पास ये कंट्रोल है, गवर्नमेंट जितना खुशी चाह रही है करेंसी प्रिंट कर रही है। एंड उसके बाद क्या हो रहा है कि हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, जिसके बाद क्या हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। नाउ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए एक नया करेंसी निकला जिसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं ना। फिएट मनी पे हम लोग करंट सिचुएशन पे हम लोग फिएट मनी पे हैं। इस फिएट मनी को मतलब इसका सॉल्यूशन करने के लिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट मार्केट पे आया। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है उसको अब हम लोग समझते हैं। राम एंड रहीम का एग्जांपल लेके हम लोग क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। लेट सपोज जैसे हम लोग के पास जो INR होता है, जो रुपीस होता है, वो एक फिजिकल करेंसी है।
सो सिमिलरली जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक डिजिटल करेंसी है जिसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। लेट्स सपोज राम रहीम को एक कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हो गया, डॉजकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, लाइटकॉइन हो गया, जेटकेस हो गया। सो लेट्स सपोज कुछ करेंसी राम रहीम को भेजना चाहता है। अब जब राम रहीम को जब एक क्रिप्टो करेंसी या सपोज एक बिटकॉइन भेजेगा, तो जो सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी जो सिस्टम है वो पहले चेक करेगा कि राम के पास ऑलरेडी एक कॉइन है कि नहीं है। जब सिस्टम चेक वेरीफाई होने के बाद अगर देखेगा कि हाँ ऑलरेडी एक कॉइन है उसके पास, तो वो फिर वेरीफाई होके रहीम के जो एड्रेस पे है वो वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक बिटकॉइन चला जाएगा, राइट। अब क्रिप्टो करेंसी में हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी में हम लोग बाय कर सकते हैं, हम लोग सेल कर सकते हैं, हम लोग क्रिप्टो करेंसी रिसीव कर सकते हैं, हम लोग क्रिप्टो करेंसी सेंड भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपली ये हो गया क्रिप्टो करेंसी। तो अगर हम लोग क्रिप्टो को दो पोर्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग क्रिप्टो को एक साइड पे डिवाइड करते हो, करेंसी को डिवाइड करते हो, तो क्रिप्टो सिंपली मीन्स एक एल्गोरिदम और एक एनक्रिप्शन मेथड, जिससे हम लोगों को जो एंट्री से, जैसे राम रहीम के जो एक बिटकॉइन भेजा वो सेफगार्ड होता है, राइट। और करेंसी क्या होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम लोग करेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डॉजकॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। तो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है क्रिप्टो करेंसी का वो ये है कि जैसे राम ने रहीम को एक बिटकॉइन भेजा, ठीक है। अब ये जो एक बिटकॉइन भेजा, ये सिर्फ एक कंप्यूटर पे रिकॉर्ड नहीं होता है। ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो राम ने रहीम को जो एक बिटकॉइन भेजा, ये एक कंप्यूटर पे ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये अनेकों कंप्यूटर पे ट्रांजैक्शन जो होता है ये रिकॉर्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर, जो सिंपल हम लोग लैंग्वेज में लेजर बोलते हैं। जिस लेजर पे राम ने जो रहीम को एक बिटकॉइन भेजा है वो रिकॉर्ड होता है। अब टिपिकल बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है? टिपिकल बैंकिंग सिस्टम में होता है कि हार्ट टू हार्ट आपका जिस बैंक पे है उस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, या आरबीआई के पास रिकॉर्ड जाता है, मतलब 2-3 मीडियम होता है। तो उस पर मे भी टेक्निकल फॉल्ट से ये हो सकता है कि कोई मिसमैच हो सकता है कि आपने 500 रुपये डिपॉजिट किया तो उसमें गलत दिखा रहा है कि आपने 400 रुपये डिपॉजिट किए। ये होता नहीं है टिपिकली, बट हो सकता है इन टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि वो मल्टीपल सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि जो राम ने एक बिटकॉइन जो रहीम को भेजा है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे रिकॉर्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। अब ये जो लेजर मेंटेन होता है, ठीक है, ये अनेकों कंप्यूटर पे रहता है। ये पूरा दुनिया भर के जितने भी बहुत सारे कंप्यूटर्स है, सुपर पावर कंप्यूटर्स है, जिसपे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है ना। लेट सपोज कोई अगर एक कंप्यूटर पे मिसमैच दिखा रहा है, कोई ट्रांजैक्शन कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, और उसको मिसमैच दिखा रहा है कि वो मिसमैच दिखा रहा है कि एक बिटकॉइन नहीं 2 बिटकॉइन भेजा है राम ने रहीम को, तो और भी जो भी जितना सारे लेजर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है दूसरे कंप्यूटर्स पे, वो ऑलरेडी दिखा देगा कि गलत है। दैट मीन्स फ्रॉड डिटेक्शन इस पे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो जो लेजर है वो एक कंप्यूटर पे रिकॉर्ड नहीं है, वो हज़ारों कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो चुका है, राइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक ट्रेन का बॉक्स है, उस ट्रेन पे बॉक्स जब फुल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, और एक डब्बा लगा देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन। मतलब वो एक बॉक्स और एक बॉक्स के साथ इंटर रिलेटेड है। एक बॉक्स जब फुल हो जाता है, एक ब्लॉक जब फुल हो जाता है ट्रांजैक्शन के साथ, फिर हम लोग और एक ब्लॉक लगा देते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन जो बॉक्स होता है उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो पिछले बॉक्स के साथ दैट मीन्स ब्लॉक के साथ इंटर रिलेटेड होता है। तो इसको हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक। हम लोग आते हैं माइनर्स के बारे में, माइनर और माइनिंग। तो जो लेजर को मेंटेन करता है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो राम ने जो रहीम को एक बिटकॉइन भेजा है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है इसको ये जो लेजर मेंटेन करता है, पब्लिक लेजर, इसको हम लोग माइनर बोलते हैं। इस माइनर क्या करता है कि पब्लिक जो लेजर है उसको मेंटेन करता है। अब ऐसा नहीं है कि जो माइनर है वो मैनुअली कोई एंट्री पुट करता है, कोई लेजर बनाता है, ऐसा नहीं है। जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली पीछे बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली काम होते रहता है। ये जो माइनिंग हो रहा है, अब जो ट्रांजैक्शन को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग माइनिंग बोलते हैं, राइट। वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन, मेंटेन जो कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग सिंपली माइनिंग बोलते हैं। अब जो हम लोग माइनिंग करते हैं,
इसके रिवॉर्ड पे हम लोगों को जिस क्रिप्टो करेंसी का हम लोग माइनिंग करते हैं उस क्रिप्टो करेंसी को हम लोगों का एक रिवॉर्ड भी मिलता है माइनिंग के लिए। तो किसको रिवॉर्ड मिलता है? माइनर्स को, जो ऑलरेडी माइन कर रहा है। क्रिप्टो करेंसीज हो गया या बिटकॉइन हो गया, डॉजकॉइन हो गया, जो भी कोई भी कॉइन आप अगर माइनिंग करोगे तो उस कॉइन में आपको एक रिवॉर्ड भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप माइन कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट कर रहे हो, आप पब्लिक लेजर को मेंटेन कर रहे हो, राइट। अब हम लोग समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस क्या है। सो सबसे नंबर 1 जो एडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी का वो ये है कि इन्फ्लेशन रेजिस्टेंस है। ये क्यों इन्फ्लेशन रेजिस्टेंस है? क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास ही अथॉरिटी नहीं है या कोई एक पर्टिकुलर बॉडी नहीं है जो इस करेंसी को मेंटेन कर रहा है, इस करेंसी को रेगुलेट कर रहा है, राइट। जैसे इन टर्म्स ऑफ करेंसी जो रुपीस है वो क्या करता है? गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है। गवर्नमेंट जब किसी नोट प्रिंट करवा देती है तो उसके चक्कर में क्या होता है कि हाइपर इन्फ्लेशन होता है। इस पे वो केस वाइस वर्सा ये नहीं होता है। जो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन टू पार्टीज, तो वो काफ़ी ईजी होता है, राइट। काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होता है, काफ़ी ईजी होता है, तो और चंद सेकंड में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी का जो एक टेक्नोलॉजी है क्रिप्टोग्राफी, जिसको हम लोग क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि ये आप जो एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन एक प्रिवेसी रहता है, उस पर एक सिक्योर कोड रहता है उस पर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो हज़ारों कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होता है। अब आप सोचो कि इसमें तो प्रिवेसी कुछ नहीं रहा है, तो आपका जो नाम है, लेट सपोज मेरा नाम काजी है, तो काजी नाम से वो मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, एक एड्रेस हो जाएगा, कीजी हो जाएगा, ये कांजी हो जाएगा, एक एड्रेस हो जाएगा। तो उस एड्रेस के माध्यम से ये ट्रांजैक्शन होता है कि आप अपने वॉलेट से एक दूसरा वॉलेट पे आप सेंड करना चाहते हो, तो कोई नाम इस पे इन्वॉल्व नहीं होता है, तो एक प्रिवेसी भी आपका रहता है। उसके बाद ये डिसेंट्रलाइज्ड है, नो वन इज कंट्रोलिंग, ये कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब तो हम लोग एडवांटेज के बारे में तो हम लोग बात कर लिया, अब हम लोग थोड़ा डिसएडवांटेज के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। नंबर 1 इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये इको फ्रेंडली नहीं है। जो माइनिंग होता है उस पर हाई टेक कंप्यूटर्स लगता है, हाई सुपर पावर कंप्यूटर्स लगता है, जिसमें काफ़ी पावर कंजम्पशन होता है, सिस्टम कंजम्पशन होता है, जिसके कारण ये इको फ्रेंडली नहीं कहलाता है। नंबर 2 इलीगल एक्टिविटीज़ पे काफ़ी इसका यूज़ होता है, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गया, क्योंकि इसका कोई सोर्स नहीं है। आपका जो अकाउंट है वो आपके नाम पे क्रिएट नहीं होगा, एक एड्रेस होगा, तो इस पर काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ भी होता है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है, इसमें डिसएडवांटेज इसमें ये भी आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है। उसके बाद लैक ऑफ रेगुलेशन है, स्पेशली इन इंडिया अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी लैक ऑफ रेगुलेशन है। क्यों है? और इसके कारण क्या डिसएडवांटेज हो सकता है कि कुछ भी आपका ट्रांजैक्शन अगर जनरली होता नहीं है, कुछ भी आपका अगर ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट होता है तो आप जाओगे तो किसके पास जाओगे? जो ट्रांजैक्शन के पास कुछ होता है तो आप किसके पास जाओगे? तो कोई रेगुलेशन नहीं है, और अगर आप जो प्लेटफॉर्म से कर रहे हो उसका अगर बोलोगे भी, अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं आता तो आप किसके पास जाओगे? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के पास कोई तो इसका तो कोई रेगुलेशन नहीं है अंडर गवर्नमेंट, तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये एक डिसएडवांटेज है, बल्कि ऐसा होता नहीं है, फिर भी हम लोग इसको डिसएडवांटेज ही कह सकते हैं। अब आप माइट भी मुझे पूछ रहे होंगे कि जो बाय एंड सेल जो होता है, इस जो क्रिप्टो करेंसी होता है, वो कभी डाउन, स्टॉक मार्केट के जैसे कभी डाउन किस तरह से होता है? तो ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो है, हर एक क्रिप्टो करेंसी का एक पर्टिकुलर अलॉटमेंट होता है। लेट सपोज जैसे बिटकॉइन का 21 मिलियन का एक अलॉटमेंट है, 21 मिलियन से ज़्यादा बाय एंड सेल नहीं हो सकता है। तो सिमिलरली अगर हम लोग इसको एक लैंड के एग्जांपल पे अगर हम लोग समझते हैं, लेट सपोज एक कोई पर्टिकुलर लैंड है, 2 एकड़ का लैंड है, ठीक है। अब उस 2 एकड़ का जो लैंड है उस पर क्या होगा कि अगर लेट सपोज उसका डिमांड, अगर उसका बायर्स ज़्यादा निकले, अगर कोई इंटरेस्टेड जो खरीदने, अगर वो 2 एकड़ का ज़मीन अगर ज़्यादा कोई प्रोस्पेक्ट रहा ज़्यादा कोई बायर्स रहा जो खरीदना चाहता है उस पर्टिकुलर 2 एकड़ की ज़मीन को, तो क्या होगा कि डिमांड ऑटोमेटिकली राइज होगा, और डिमांड अगर राइज होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज होगा। अब लेट सपोज वही 2 एकड़ जिसका काफ़ी बायर्स इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, वो लेट सपोज कुछ हो गया, उस लैंड के अगल बगल में कुछ हो गया, या उस लैंड का वैल्यू अगर बायर्स जो है वो देख रहा है कि ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, इस लैंड को खरीद के ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, तो बायर का जो इंटरेस्ट है वो अगर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ लेस बायर रहेगा उस पर,
तो क्या होगा, उसका डिमांड कम जाएगा, और अगर डिमांड कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो सिमिलरली जो क्रिप्टो करेंसी में होता है, सिमिलरली बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इथेरियम, इस पे भी यही सिस्टम अप्लाई होता है कि जब डिमांड ज़्यादा रहता है, जब डिमांड ज़्यादा रहता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और जब लगता है कि डिमांड कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस डिक्रीज हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लैंड का एग्जांपल देकर समझाया, राइट। अब ये क्यों होता है, ये बाय अप एंड डाउन क्यों होता है, क्योंकि वर्ल्ड पे काफ़ी सारा न्यूज़ चलते रहता है। लेट सपोज जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज है, लेट सपोज इलोन मार्क्स जो है, उसने मार्च 2021 को क्या कहा था कि बिटकॉइन, टेस्ला गाड़ी खरीदने के, अगर आप खरीदना चाहोगे तो बिटकॉइन भी एक पेमेंट का जरिया हो सकता है, आप बिटकॉइन से भी टेस्ला गाड़ी खरीद सकते हो। अब इसमें क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ गया बिटकॉइन का, डेफिनेटली बढ़ेगा। इलोन मार्क्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो अगर बोलता है कि हम लोग अगर बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बिटकॉइन का डिमांड बढ़ेगा। तो तब उस टाइम क्या होता कि काफ़ी इंक्रीज हो गया था बिटकॉइन का प्राइस, राइट। फिर उसने मई 2021 में क्या हुआ कि बोला कि ड्यू टू बिटकॉइन एक इको फ्रेंडली नहीं है, हम लोग टेस्ला में जो पेमेंट सिस्टम हम लोग बोले थे कि बिटकॉइन हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो हम लोग एक्सेप्ट अब नहीं करेंगे। तो फिर ड्रॉप हो गया बिटकॉइन का जो डिमांड है, वो फिर घट के नीचे हो गया। तो इस तरह से अप एंड डाउन होते रहते। क्लियर हो गया आपको ये जी। मार्च 2021 में जब इलोन मार्क्स ने ये अनाउंस किया था कि बिटकॉइन हम लोग टेस्ला में एक्सेप्ट करेंगे, तो तब उसका वैल्यू चला गया था $60,000 बिटकॉइन का। अब जब फिर वो अपना जो स्टेटमेंट है वो जब आपने वापस ले लिया मई 2021 को, जो कि नहीं हम लोग बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे टेस्ला में, तो उसका वैल्यू घट के हो गया $30,000। इसको हम लोग मास्क डिप भी कहते हैं। जो बात अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बाय सेल ट्रेड करना इज लीगल, ये इलीगल नहीं है। रुपीस के साथ मनी, ये लीगल टेंडर नहीं है, रुपीस के साथ एक लीगल टेंडर नहीं है। बात की आप बाय सेल ट्रेड कर सकते हो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। दुनिया एक्सेप्ट कर रही है बिटकॉइन को, पूरा दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया। बिकॉज अगर आप 2018 में अगर हम लोग देखें, तो क्या हुआ था, आरबीआई ने बोला था, सारे जो बैंक है उसको बोला था कि कोई भी आपका जो कस्टमर है, कोई भी अकाउंट होल्डर है, वो अगर कोई क्रिप्टो करेंसी से लेन देन कर रहा है तो वो रोका जाए, तो उसको रोका जाएगा, एक नोटिफिकेशन जारी किया था। सिमिलरली 2021 में क्या हुआ, अभी करेंट हम लोग 2021 में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, नोटिफिकेशन डाला कि क्रिप्टो करेंसी बाय सेल ट्रेडिंग को अलाउ किया जाए। फिर आरबीआई ने नोटिफिकेशन डाला कि ट्रेड कर सकते हो। तो पूरा दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। इंडिया में भी ये एक टीम गठन किया गया है जिसमें क्रिप्टो करेंसी का स्टडी के लिए बोला गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड आने वाले वीडियोस का लुत्फ उठाइए।